तीन तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह अपहरण मामले में फरार चल रहे हैं। इधर पटना के पीर बहोर थाना में आरजेडी नेता पर डीएसपी से बदसलूकी का आरोप। सोचिए, कांस्टेबल पर तो रौब जमा ही रहे थे, अब डीएसपी पर भी उन्होंने बदसलूकी की है, यह आरोप उन पर लग रहा है। तीसरी तस्वीर सिवान की है, जहां पर धार्मिक जुलूस के दौरान मस्जिद से पथराव किया गया और तब से ये सवाल बेहद प्रकट हो गए हैं कि कैसे कानून व्यवस्था को नीतीश सरकार दुरुस्त कर पाएगी, क्योंकि एक के बाद एक ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि विपक्ष की एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की सक्रियता तो दिख रही है, लेकिन सक्रियता कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नजर नहीं आती। तीन तस्वीरें नीतीश सरकार में मंत्री जो लगातार सवालों के घेरे में थे, कार्तिक सिंह, वो अभी भी फरार है। उन पर जो आरोप लग रहा है अपहरण का, उसमें वो वांछित चल रहे हैं। हालांकि मंत्री पद से हटा दिया गया था क्योंकि बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब उसके बाद डीएसपी पर वार करते हुए आरजेडी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। डीएसपी खुद डर में है, लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे, सवाल ये सबसे बड़ा है। उसके अलावा भी धार्मिक आयोजनों पर भी कुछ लोग पत्थर बरसाते हुए नजर आए थे, सवाल वहां पर भी खड़े होते हैं। लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ, उस वक्त टाउन डीएसपी अशोक सिंह मौके पर मौजूद थे। उस वक्त हुआ क्या, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने एक दो आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग, वो आदमी भी था। ये चारों पांचों आदमी जोर जोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे। ये डीएसपी साहब को आप सुन रहे थे। डीएसपी साहब ये बता रहे थे कुछ लोग पहुंच गए, वहां पर रौब जमाने लगे। रौब इसलिए जमाया जा रहा था क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते थे। अब वो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सत्ता में है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सत्तासीन होने का फायदा ये मिलेगा कि जिसे पुलिस पकड़ कर ले जाए, उसे छुड़वाने के लिए पार्टी के नेता थाने पहुंच जाएंगे। इधर सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीर बहोर थाना के अंदर जो घटना घटी, उसके बाद जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उससे नीतीश सरकार से सवाल उन्होंने पूछे। थाने में घुसकर पिटाई, यही जनता राज है क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब नीतीश सरकार से सुशासन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं, सुनिए। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजधानी पटना के पिरबहोर इलाके को सब्जी बाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या, चूँकि पिरबहोर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं तो पुलिसकर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता है अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा एमएलसी के नाते मनोनीत किए गए थे, और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करते हैं। और उनका बेटा असफर अहमद वो जाता है और पुलिसकर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे, और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है। असफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई है कि दूसरे थाने भेज देती है। तो यह हाल तो पटने का है। नीतीश जी, आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार है, कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है, और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी, जनता का राज है, तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य से जुड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उनको किसी बात का डर नहीं, कि उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार है बिहार के अंदर। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस वक्त विपक्ष की ओर से, वो सवाल तो पहले से उठाए जा रहे थे जब आरजेडी के साथ गठबंधन करके जेडीयू ने सरकार बनाई थी। और उन सवालों को बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि उस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और इसीलिए बार बार विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज की वापसी हो चुकी है। साकेत हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, लेकिन फिर सुरक्षित कौन है बिहार में? जनता के साथ किस तरह के सलूक हो रहे हैं, वो मर्डर, मारपीट, लूट की घटना से साफ हो जाता है। डीएसपी साहब खुद डरे हुए हैं,
और जो सत्तासीन पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो थाने पहुंच जाते हैं उन लोगों को छुड़ाने जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। तो सुरक्षित कौन है बिहार में और कानून राज कहां है? देखिए, जब पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है अपराधियों की तरफ से, और उसे बचाने के लिए जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनको बचाने के लिए अगर सत्ता में बैठी जो पार्टी है वो थाने तक पहुंचती है, उनके नेता थाने तक पहुंचते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। और यही सवाल लगातार उठ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है बिहार में वो किस तरह है। और आप देखिए, जो अनवर आलम है ये काफ़ी करीबी माने जाते थे, एक समय था लालू यादव के, और वो उनके बेटे के तरफ से जिस तरह से हंगामा थाने के अंदर जाकर किया गया, और खुद अनवर आलम पहुंचते हैं थाना में और वहां पर उनकी भी बाताबाती और इस तरह की चीजें जो थाना में वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके साथ होती है। और बाद में जो उनके असफर आलम जो उनके पुत्र हैं उनको जब गिरफ्तार किया जाता है, उनको दूसरे थाने में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि इस तरह से वहां पर हंगामा होता है, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। पुलिसकर्मी भी इस मामले में डरे हुए दिखे हैं। तो ये एक सवाल उठ रहा है पूरे सिस्टम पर कि आखिर जब पुलिस प्रशासन को डर हो रहा है नेताओं से, तो ऐसे में आम जनता कैसे रहेगी। और जनता का जहां तक सवाल है तो कानून व्यवस्था का क्या हाल है बिहार में, ये अब किसी से छिपा नहीं है। लगातार जो घटनाएं हैं वो हो रही है। पटना जो राजधानी है, जहां पर सबसे ज्यादा नजर है, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जो पुलिस मुख्यालय है, तमाम जो अधिकारी है वो यहां पर रहते हैं, और वहां पर आए दिन 1 से 2 घटनाएं हो रही है, हत्याओं की घटना या अपहरण या इस तरह से जो घटनाएं हैं वो यहां पर हो रही है। तो ये सवाल उठ रहा है कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, तो आखिर जो जनता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसे लेकर सवाल उठ रहा है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री एक बैठक भी कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उन्होंने डीजीपी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं बिहार के उनको बुलाया है सीएम आवास में, और वहां पर ये बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि करीब कई बड़े फैसले इसमें लिए जाएंगे। लेकिन ये फैसले लेने में देर क्यों हो रही है जब से सरकार बनी है? और सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जो जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रहे, दरअसल हंगामा करने वाले, कानून पर दबाव बनाने वाले उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस पर बात होगी साकेत कि क्या नीतीश कुमार चाहकर भी इस पर कोई डिसीजन या बड़ा एक्शन ले सकते हैं क्या। लेकिन जिन पूर्व एमएलसी ने थाने के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा किया, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा वो सुना देते हैं। आपके बेटे पे आरोप लगा है कि आरोप तो लगता ही रहता है, खत्म होता है, खत्म बात हो गया तो हो गया। आप गलती मानते हैं ना? क्यों गलती? क्या गलती मानेंगे, क्या गलती मानेंगे? सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का एफआईआर दर्ज हुआ है उन पे। अब सुनिए, अब पुलिस के साथ गाली गलौज, फिर वही बात हम कर रहे हैं, गाली गलौज है नहीं। अच्छा साकेत, एक बात जो बहुत नोटिस करने वाली है पूर्व एमएलसी साहब की, वो कह रहे हैं हो गया, वो मानने को भी तैयार नहीं। जबकि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस भुक्तभोगी है, यानी कि पुलिस ने वो खुद झेला हुआ। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे मामले की जांच कर रही थी पुलिस तब जाकर उठा कर लाई, पुलिस खुद उस चीज को भुगत रही थी, थाने लेकर आई, लेकिन पूर्व एमएलसी साहब मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये मामला है पुलिस पर ही हमला हुआ था और एक पुलिसकर्मी अभी भी पीएमसीएच में भर्ती है, जिस पर कि गंभीर चोटें उसको आई थी इस पूरे मामले में, और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ, जिस तरह से पूर्व एमएलसी के बेटे थाने में पहुंचते हैं और वहां पर धक्का मुक्की की नौबत आती है डीएसपी के साथ। वो वहां पर जो हाथापाई की नौबत थी, उसके बाद जो मामला सामने आया उसको गिरफ्तार किया गया। तो फिर जो पूर्व एमएलसी है वो पहुंच जाते हैं, और वो जिस तरह से उन्होंने बयान भी दिया, आपकी सुन सकते हैं कि हो गया, कोई गलत नहीं हुआ, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। ये अगर माइंडसेट ये रहेगा नेताओं का, तो आखिर जो जिसके कंधे पर कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी है, उन लोगों के ऊपर अगर इस तरह से नेताओं का दबाव बनेगा तो कहां से वो काम कर पाएगा, ये सवाल है। और यही वजह है कि पहले से ही ये तमाम चीजें उठ रही थी और बातें आ रही थी सामने कि जब आरजेडी के साथ सरकार में प्रशासन तक सीमित रह सकता है क्या? क्योंकि अगर जेडीयू को सत्ता चलानी है तो आरजेडी का साथ तो चाहिए। हंगामा करने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता हैं। तो अगर नीतीश कुमार चाहें कि इस तरह से कानून व्यवस्था को जो पटरी से उतर रही है उसे पटरी पर वापस लाना है और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई वो करें जेडीयू आरजेडी के, तो क्या वो कर पाएंगे? इसके लिए वो स्वायत्त हैं। देखिए, चूंकि जो अभी सरकार की स्थिति है, नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं इस सरकार में, आरजेडी का दबदबा इस सरकार में, इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है। भले मुख्यमंत्री ने आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें निर्णय क्या होंगे, सवाल ये उठता है। क्या कड़े निर्णय दिए जाएंगे कि कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, उन पर कार्रवाई हो? क्या ऐसे निर्णय इस बैठक से निकल पाएगा, जो कि संभव नहीं दिखता है? क्योंकि आरजेडी ने जिस तरह से सरकार को यहाँ पर दबाव में डाला है, आप देखिएगा बॉडी लैंग्वेज वही आपको बता देगा कि किस तरह से यहाँ पर
जो बैकफुट पर जेडीयू चल रही है, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है वो आरजेडी के पास जेडीयू से लगभग दुगुनी संख्या है। और ऐसे में सरकार में जो मंत्रिमंडल भी जिस तरह से बंटवारा हुआ उसमें आरजेडी को तरजीह दी गई। कई मंत्रिमंडल जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव उनके पास है। तो जो एक माइंडसेट है पार्टियों का वो कहीं ना कहीं दिखता है। और आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है कई जगहों पर। जैसे कार्तिकेय सिंह की बात हो रही थी कि वो मंत्री पद की जब वो शपथ ले रहे थे उस समय उन पर वारंट जारी हो चुका था, उनको कोर्ट में सरेंडर करना था। और भी कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई गंभीर आरोप है। तो ये जो दबाव है नीतीश कुमार पर, ये सबसे बड़ा दबाव होगा। और इस दबाव में क्या नीतीश कुमार कड़े फैसले ले पाएंगे ये देखना होगा। नहीं, जिम्मेदारी तो साकेत डेप्यूटी सीएम की भी बनती है, तेजस्वी यादव की भी बनती है, क्योंकि उन्होंने कहा था जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे जंगल राज की वापसी की बात विपक्ष कह रहा है, वो कह रहे थे कानून का राज रहेगा। तो ये कानून के राज की तो तस्वीरें नहीं है कि पटना में डबल मर्डर हो जाए, कहीं पुलिस वाले पिट जाएं, कहीं डीएसपी साहब खुद डरे सहमे रहें। तो ये जिम्मेदारी जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। देखिए बिल्कुल सरकार में आरजेडी भी है और कहीं ना कहीं आरजेडी का दबदबा सरकार में ज्यादा है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आरोप भी आरजेडी को लेकर उठते हैं कि जो पिछला सरकार आरजेडी का रहा है, जो जंगल राज की बात लगातार कही जा रही थी आरजेडी के सरकार को लेकर, अगर वो अब एक बार फिर से सरकार में आए हैं और फिर वही चीजें हो रही है तो सवाल तो पार्टी के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर उठता है। तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के ऊपर सबसे ज्यादा है कि कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को समझाए कि इस तरह के चीजों में इन्वॉल्व ना हो। अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उसके छूटने या उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट है कि आप किस तरह से कोर्ट में जाते हैं और उनको आप थाने में जाकर जबरदस्ती जिनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है और वो भी पुलिस पर हमला करने के मामले में उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, डीएसपी के साथ आप हाथापाई करते हैं, वहां के थाना में जो पुलिसकर्मी है उन पर दबाव बनाते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, सरकारी काम में बाधा पैदा करते हैं। तो ये जो परसेप्शन है यही सबसे बड़ा कारण रहा है आरजेडी के पीछे, जिस तरह से उनको जंगल राज की संज्ञा उनके सरकार को दी जाती थी। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से बिहार में वही तमाम चीजें चलेंगी? क्या उसी तरह से नीतीश कुमार मजबूर रहेंगे आरजेडी के साथ उस तरह की चीजों को? इस पूरे मामले पर वो खुलकर कब कुछ कहते हैं? उम्मीद करते हैं कि जो बैठक चल रही है कानून व्यवस्था को लेकर, कम से कम उसके बाद वो कुछ कहें और उसके बाद रोड मैप बताएं कि कैसे व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए साकेत।